नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो आज महाविकास अघाड़ी की रैली होने वाली है। ये रैली औरंगाबाद में होगी, जहां पर रामनवमी के मौके पर एक बड़ी हिंसा हुई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और यह कहा कि एआईएमआईएम और बीजेपी मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इस रैली को रोकना चाहते हैं, उस रैली को रोकना चाहते हैं जिसे जनता जो है वो बार बार चाहती है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये जो गठबंधन है, ये जो पार्टी है, ये आगे बढ़े। शिवसेना जाने के बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, शिंदे गुट पर हमलावर हैं और इस बात की चर्चाएं लगातार जारी हैं कि क्या बीएमसी चुनाव में एक बड़ी जीत शिवसेना जो फिलहाल उद्धव ठाकरे वाली है वो हासिल करती हुई नजर आएगी। एक बात और आपको बता दें कि जो सर्वे सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें लगभग 34 सीटें हासिल करती हुई जो महाविकास अघाड़ी है वो नजर आएगी। हालांकि सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है। पहले ये कहा गया कि लगभग 21 सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे को मिलेंगी, 19 एनसीपी को मिलेंगी और 7 से 8 कांग्रेस को मिलेंगी। लेकिन कस्बा की सीट पर कांग्रेस ने जो दमदार वापसी की, जीत हासिल की, उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सीटें कम हो जाएंगी, एनसीपी सबसे आगे होगी, फिर कांग्रेस और उद्धव के बीच जो है वो बराबरी का समझौता होता हुआ नजर आ सकता है। और आज ही के दिन एकनाथ शिंदे की भी रैली नजर आएगी जो वीर सावरकर को लेकर की जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ी टिप्पणी की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिंदे को मौका मिल गया है हिंदुत्व वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का। तो इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे मेरे खास सहयोगी ऋतिक के साथ। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज महाविकास अघाड़ी की रैली होने वाली है और जिसको लेकर संशय था, यानी कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे रद्द ना कर दिया जाए, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब आपको क्या लगता है कि ये महाविकास अघाड़ी की जो रैली है वो हो रही है, इसके सियासी मायने किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप जो रैली की यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के लिए बड़ी रैली है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो उद्धव ठाकरे आज भी उस शिवसेना के पीछे भाग रहे हैं जिनका उससे कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया है। ये तय है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना नहीं मिलेगी, धनुष बाण नहीं मिलेगा। लेकिन जो लगातार रैलियां यहाँ पर महाराष्ट्र में निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ये दिखा रही हैं कि कौन कितना मजबूत है, यानी कि ये मजबूत होने की लड़ाई है। यानी कि ये साफ तौर पर बताता है कि आप जिस पार्टी के साथ जा रहे हैं, जिस पार्टी के साथ आप इशारा कर रहे हैं, जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उस पार्टी के बड़े नेता ने यहां पर वीर सावरकर को घेरा है। यानी कि उद्धव ठाकरे को ये चुनौती देने के लिए लगातार देखी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का समर्थन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर किया है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि उद्धव ठाकरे को सबसे पहले अपने लिए मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या खास है। आपको नेताओं का साथ लेना पड़ेगा, आपको अपनी यहां पर पार्टी का स्वयं नई पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा, जनता को अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। जो आपने एकनाथ शिंदे का जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की अगर हम सियासत की आपने जो सवाल पूछा उसको लेकर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में बहुत बड़ी यहाँ पर आंतरिक कलह चल रही है। इसका बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर बात करें तो उद्धव ठाकरे को इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। और उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो वीर सावरकर वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को उन्होंने लताड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बातें कहेंगे। तो ऋतिक, एक अगला सवाल ये रहेगा कि बीएमसी चुनाव जो है जिनको लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि दिसंबर जनवरी के महीने में ऐलान होगा, फरवरी में होगा, अब मार्च भी खत्म हो चुका है, अप्रैल का महीना लग चुका है। क्या लगता है आपको कि सियासी फायदे के लिए बीजेपी यहां पर भी दांव पेच फिर खेल रही है? बीजेपी हर जगह दांव पेच खेलती है। निकाय चुनाव भी अभी नहीं हुए, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आपको याद होगा दिल्ली एमसीडी को लेकर, दिल्ली एमसीडी का चुनाव जो है यहाँ पर तीनों निगमों के एक साथ होने थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर दलील पेश कर दी कि हम एकीकरण कर देंगे, तब दिल्ली एमसीडी के चुनाव टाल दिए जाते हैं। आपने बीएमसी के चुनाव का जिक्र किया। बीजेपी का ये रणनीति रहा है कि जहां जहां उनकी रैलियां नहीं हो पाती हैं, जहां जहां वो जो है अपने कदम नहीं उठा पाते हैं, जो काम वो नहीं कर पाते, उसको पूरा करने के बाद जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो है बीच सड़क पर रास्ते में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कपिल जी कि साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का ये सियासत वाला सबसे बड़ा दांव और पेच है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने आपके लिए जमीनी स्तर पर काम क्या किए। योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनाव को टालते रहे और इसका सबसे बड़ा खुलासा खुद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जनगणना करवाइए, आप सब कुछ करवाइए, लेकिन आप चुनाव क्यों टाल रहे हैं? आप ओबीसीओं के साथ मतभेद क्यों
कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आपको चाहिए, लेकिन आपसे जब कहा जा रहा है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए तो आप नहीं करवा रहे। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो आपने बीएमसी को लेकर सवाल किया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये हर जगह चल रहा है चुनाव ना लड़ने की, क्योंकि इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि चुनाव को टाल दिया गया हो। आज निकाय चुनाव अप्रैल का महीने लग गया है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो कई राज्यों को लेकर चुनाव की ऐसी प्रतिक्रिया आती रही। आपको याद होगा गुजरात विधानसभा का वो दिन, गुजरात विधानसभा और हिमाचल के जो चुनाव होने थे वो एक ही समय पे होने थे, लेकिन दोनों चुनावों की तारीखों की जो ऐलान है वो अलग अलग समय पर हुए। आखिर क्यों? इसलिए जो है चुनाव आयोग पर भी कई बार सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का आपने जिक्र करा। देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जो है वो उद्धव ठाकरे से हुई थी। हालांकि इसको लेकर ये कहा गया कि दोनों जो है वो जब विधानसभा पहुंचे थे तब मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो अब क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में ये दोनों जो है अगर साथ मिल जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को वापस मुख्यमंत्री पद मिल पाएगा, इसकी संभावनाएं काफी मुश्किल नजर आ रही हैं। तो दोनों नेताओं का जो है वो एक बार फिर से एक साथ एक मंच पर आकर बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस किसी भी राजनेता की आप बात कर लो, चाहे वो महाराष्ट्र राज्य हो क्या भारत का कोई भी राज्य हो, यहाँ पर कुर्सी का खेल है, सत्ता का खेल है। और कुर्सी और सत्ता के खेल में ये बिल्कुल याद नहीं रखा जाता कि पार्टी क्या निर्णय ले रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा, कांग्रेस पार्टी से राजनीति को जो है शुरू करते हैं, ग्रोथ करते हैं, पहचान बढ़ाते हैं। इसके बावजूद जब कुर्सी की बात आती है तो बगावत कर जाते हैं। आपको याद होगा यहाँ तमाम नेताओं की हम बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव के वक्त देखा गया कि बड़े बड़े नेता बगावत कर जाते हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की बहू, लेकिन बीजेपी में आपको दिखी। देवेंद्र फडणवीस को लेकर पहले भी ये कयास लगाया गया था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है बीजेपी पार्टी ने एकनाथ शिंदे को आगे रखा। यही तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में दिखी थी कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को जो है आगे रख दिया था, यहां पर जो है सिंधिया को नहीं रखा था। तो सिंधिया बागी हो गए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो आपने मुलाकात की बात की, जो आपने यहां पर बताया कि लगातार जो है उद्धव ठाकरे की तारीफ भी करते नजर आए, तो अगर यहां पर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ नजर आते हैं तो एकनाथ शिंदे को झटका लगेगा, तस्वीर मध्य प्रदेश वाली नजर आएगी। बिल्कुल, तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि तकदीर का फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी शिवसेना पार्टी को लेकर, उस पर अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। शरद पवार की अगर बात करी जाए तो वो चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। क्या शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे को वो तमाम चीजें दिला सकते हैं जिसके वो हकदार हैं? बिल्कुल, देखिए शरद पवार भविष्यवाणी भी करते हैं और कहीं ना कहीं समर्थन में आते रहते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि शरद पवार आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ ही नजर आएंगे और उद्धव ठाकरे की राजनीति को ध्यान में रखेंगे, उनको सलाह देंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जिस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना भूल जाना चाहिए, धनुषबाण भूल जाना चाहिए, मातोश्री भूल जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे को अब यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन से नेता आ रहे हैं। आपके साथ अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, तमाम नेता को समर्थन आपको मिल रहा है, तो नई पार्टी का निर्माण करना चाहिए। खत्म करो। बिल्कुल, नई पार्टी का निर्माण जो है वो जरूर करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर शरद पवार की बात करी जाए तो जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, क्या वो जो बागी विधायक हैं उनको लेकर वापस मातोश्री में पहुंचेंगे और उद्धव को वो सब कुछ दिलाते हुए नजर आएंगे जिनके वो हकदार हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।